अस्सलाम वालेकुम। ENG 512 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये सब्जेक्टिव वीडियो है और ये फाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम इस फाइल में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन आपने सिर्फ यही नहीं करनी, बाकी फाइल्स भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है लिंगुअलिज्म की। लिंगुअलिज्म की 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो है डिस्क्रिमिनेशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है लैंग्वेज हियरार्की और नंबर 3 पे है रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसका मतलब होता है कि आप एक लैंग्वेज को फेवर करें दूसरे के ऊपर, ठीक है, और लोगों के साथ उसको लीड करते हुए आप लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करें क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इस वजह से उनके साथ आपको मतलब कि डिफरेंट आपका बिहेवियर हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है इम्तियाज, मतलब फ़र्क। नंबर 2 पे है लैंग्वेज हियरार्की। हियरार्की का बेसिकली मतलब होता है, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आप एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर देखें ना, और टॉप पे आप एक चीज़ को रख दें और बाकी चीज़ों को बॉटम पे, मतलब एक चीज़ को आप ज़्यादा सुपीरियर बना दें और दूसरों को इन्फीरियर कर दें, तो इसको हम बोलते हैं कि लैंग्वेज हियरार्की। बिलीविंग दैट सम लैंग्वेजेस आर सुपीरियर एंड अदर आर इन्फीरियर। आप बस ये यकीन कर लें कि कुछ लैंग्वेजेस हैं बहुत सुपीरियर है और बहुत बाकी जो है वो इन्फीरियर है। इस बिलीव को हम बोलते हैं कि ये लैंग्वेज हियरार्की है। नंबर 3 पे है रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज को बेस बना के आप, जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर जॉब्स हो गया या सोशल सर्विसेज हो गई, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मौके होते हैं, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें, मतलब कि रुकावट बन जाए लैंग्वेज की बेस पर। जो मतलब अगर लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आप उनको जल्दी से हायर कर लें, और इंग्लिश नहीं बोलते, बाकी ज़ुबान सादा सी उर्दू बोलते हैं, तो आप उनको जॉब्स ना दें। तो ये बेसिकली बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज। सिंपल कॉन्सेप्ट देना मेरा काम था, बाकी आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन इन द लर्निंग बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। अब देखिए, डिफरेंस तो पूछ रहे हैं अडल्ट और चिल्ड्रन के दरमियान, लेकिन किस चीज़ के हवाले से? लर्निंग बाइलिंगुअल के 2 लैंग्वेजेस सीखने के हवाले से बच्चों और अपने अडल्ट्स के दरमियान डिफरेंस बताना है, कौन जल्दी सीखेगा। तो वैसे देखिए, आप कॉमन अगर हम नोटिस करें तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कुछ भी हो, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश होता है और क्लीन होता है और उनके अंदर पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं जब मतलब ड्यूरिंग प्लेइंग या फिर टॉकिंग विद अदर्स, वो बहुत जल्दी नेटिव लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं और पंचुएशन भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जबकि जो अडल्ट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके माइंड में नॉलेज मौजूद होता है, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई सराइकी हो या कोई पंजाबी हो, अगर वो इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, तब भी उनका जो सराइकी और पंजाबी का एक्सेंट है ना, वो इंग्लिश में हमें नज़र आ रहा होता है। हम समझ जाते हैं कि ये को मतलब कि क्या होगा, सराइकी होगा, पंजाबी होगा या पश्तो होगा, ठीक है, वो हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अडल्ट्स देर से सीखते हैं और जो चिल्ड्रन है ना, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्विकली सीख जाते हैं। उनकी रीजंस भी आपने थोड़ी सी मेंशन कर देनी है कि वजह क्या है असल। नेक्स्ट वन देखिए, फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट अरेंजमेंट क्या होती है। देखिए, फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट का आपको यूँ समझ लें कि 2 लैंग्वेजेस है ना, उनके दरमियान स्विच करना। स्विच का मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ मूव कर जाना, ठीक है, शिफ्ट हो जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट। और इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी था जो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उसकी एमसीक्यूज की बेस पे जो वीडियो बनाई थी ना, वो आपने जरूर देखनी है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू जो थे ना, वो न्यू थे, मतलब कि जो पास्ट पेपर फाइल्स में से और नहीं आ रहे, वो न्यू जो ऑप्शन है ना, वो उसके ऊपर है ये वीडियो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि रैंडम जो फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट है, उसकी आगे 2 स्ट्रेटजीज हैं। एक तो रैंडम कोड स्विचिंग है, नंबर 2 पे है मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म। अब इनको भी हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो। रैंडम कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली मिक्सिंग द 2 लैंग्वेजेस इन कन्वर्सेशन। बातचीत के दौरान आप फ्रिक्वेंटली आराम से मिक्स कर दे 2 लैंग्वेजेस को, हम इसको बोलेंगे कि ये रैंडम कोड स्विचिंग है। और मोनोलिटरेट का मतलब क्या होता है कि डिवेलपिंग लिटरेसी, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन ओनली वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर आपने कंप्लीटली स्किल्स डेवलप करने हैं और इनकरेजिंग इट्स यूज ओवर द अदर, और दूसरे में भी इसको मर्ज करके यूज करना है, ठीक है। नीड फॉर द बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस इन द 21st सेंचुरी के अंदर बाइलिंगुअल मतलब हम एक लैंग्वेज पे भी तो रिलाई कर सकते हैं ना, हमें 2 लैंग्वेजेस सीखने की क्या ज़रूरत है 21st सेंचुरी के अंदर, ये इसकी रीज़न हमने बतानी है। आप अगर ना पढ़ा हो तो क्वेश्चन तभी आप इसको लिख सकते हैं कि एक तो ग्लोबल कम्युनिकेशन, सिर्फ हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ तो बात नहीं करनी होती, जो इंटरनेशनली कम्युनिकेशन होती है उसमें भी ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में या फिर ट्रेडरशिप हो गया, तिजारत करने में, तो हमें दूसरों के ख्यालात को समझने के लिए उनकी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन इसका पॉइंट बन सकता है। दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौके होंगे अगर ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको मतलब कि होगी
अप्रोच होगी। और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे की कल्चर को समझने में भी। और कॉग्निटिव बेनिफिट्स, कॉग्निटिव का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए ना उसका ताल्लुक होगा माइंडसेट के साथ, ब्रेन के साथ, थॉट्स के साथ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ या मल्टीटास्किंग के साथ। तो ये भी इसके बेनिफिट्स, जो कॉग्निटिव बेनिफिट्स है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मल्टीटास्किंग। तो अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि नीड फॉर द बाइलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस इन द 21st सेंचुरी क्यों है, ये आप रीजन बता सकते हैं। नेक्स्ट है की पॉइंट फॉर द स्कॉलर्स प्रिपेयरिंग द बाइलिंगुअल एजुकेशन मटेरियल। अब हमने इसके की पॉइंट्स बताने हैं। एक तो है कल्चरल रेलिवेंस, मतलब कि दोनों कल्चर आपस में रिलेट करें, मतलब कि इंश्योर द मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स इन द बोथ कल्चर्स। नंबर 2 पे है लैंग्वेज बैलेंस, दोनों को मतलब कि बैलेंस रखना दोनों लैंग्वेजेस को, उनके अंदर मतलब कि दोनों के अंदर प्रोफिशिएंसी हो। ऐसे ना हो कि एक के अंदर मतलब कि हमारे ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं है और दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, सपोर्ट रिसोर्सेज एंड इंक्लूसिविटी। ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने और अपने पास में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 एग्जांपल्स ऑफ द को लैंग्वेज इन द क्लासरूम सेटिंग। अब को लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वैसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए बाइलिंगुअल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। टीचर यूजेस पावर पॉइंट स्लाइड्स विद टेक्स्ट इन द बोथ लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश एंड स्पेनिश, ईच लैंग्वेज इज इन द डिफरेंट कलर हेल्पिंग ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मटेरियल। अब जैसे अब देखो 2 एग्जांपल्स हमने बताने हैं को लैंग्वेज की। वैसे को लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम 2 लैंग्वेजेस को एट अ टाइम यूज करें, उसको बोलते हैं को लैंग्वेज। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 एग्जांपल बतानी है। एक तो हमारे पास बाइलिंगुअल प्रेजेंटेशन हो गई जो पीपीटी स्लाइड्स बना के टीचर बच्चों को समझाते हैं, तो इन्होंने स्पेनिश स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी है। नंबर 2 पे है सब टाइटल वीडियोज जिसके नीचे कैप्शन लिखी होती है। और मतलब कि अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कोई वीडियो हम देख रहे थे तो उसके नीचे सब टाइटल इंग्लिश सब टाइटल ऑन कर लेते हैं, तो तब भी हमें उस वक्त हम बाइलिंगुअल का फिनोमेना है मतलब कि फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम यूज कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द को लैंग्वेजेस, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं को लैंग्वेजेस। जैसे हमने पढ़ा कि 2 लैंग्वेजेस को एट अ टाइम यूज करना को लैंग्वेजेस होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। इज इंक्रीजिंगली कॉमन इन द एजुकेशन स्पेसिफिकली इन अफ्रीका। इन्होंने अफ्रीका के एग्जाम्पल देके समझाया है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे इसको जीपीटी से भी सर्च कर लेते हैं, एक सेकेंड। इजी करके ना ये हमें समझा देगा जल्दी जल्दी। एक तो डायनामिक लैंग्वेज यूज सपोर्टिंग फॉर लर्निंग, bridges language gap, और culturally responsive, encourages collaboration, promotes the confidence, support the identity। कितने सारे हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड मैं प्रीवियस चैट ओपन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाकी जो क्वेश्चन थे ना वो सर्च कर रखे हैं, आपको इससे जरूर हेल्प होगी। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से, इसको भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग क्या होता है। कोड स्विचिंग वही चीज़ कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट कर जाएं और उसमें हम कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसको रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग बोलते हैं। टाइम एलोकेशन इन द बाइलिंगुअलिज्म, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब सेमीलिंगुअलिज्म, ये भी बहुत आसान सा है। ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म को आप देख लेते हैं। इसका मतलब होता है occurs when the learning is second language leads to the loss or reduction of the proficiency in the first language। मतलब अभी जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो वो नेटिव अपनी मदर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंग्लिश में इतना ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कि वो अपनी ज़ुबान ही भूल जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिडक्शन आ जाती है। तो इसको हम बोलेंगे कि सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। 2 लैंग्वेजेस के दरमियान एक लैंग्वेज को आप ज़्यादा अहमियत देने लग जाए और दूसरे को भूल जाए, इसको सिंपल सादा अल्फाज में हम यही बोलेंगे कि ये सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है। 3 मॉडल्स ऑफ द बाइलिंगुअलिज्म बतानी है, एक सब्सट्रैक्टिव है, एक एडिटिव है, रिकर्सिव है। 5 बता दिए आपने, 3 कोई से लिख देने हैं। दिस इज व्हाई देयर इज नो कंसेंसस ऑन द नंबर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं हम ये वाला यूनेस्को 1953 के हवाले से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम इसका जो यूनेस्को है इसका एब्रिविएशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टाइटल। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पेश की थी जिसका जो टाइटल था ना, द यूज़ ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस इन द एजुकेशन, ये उसका टाइटल था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका वैसे मतलब क्या होता है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का।
लोकल और मदर टंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल इन देयर होम्स, ये इसका मतलब है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ये जो रिपोर्ट है वो सपोर्ट करती थी द आइडिया ऑफ द चिल्ड्रन शुड बिगिन द एजुकेशन इन देयर ओन मदर लैंग्वेज। बस मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, इसका मतलब ये था कि जो बच्चे हैं ना, उनकी जो लर्निंग स्टार्ट करवानी चाहिए वो अपनी मदर लैंग्वेज के या नेटिव लैंग्वेज के अंदर ही होनी चाहिए। वो ज़्यादा जल्दी वो लर्निंग होगी उनकी, बाद में उनको बाकी लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, ये उसका मतलब था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोमोट्स बेटर लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स, प्रोटेक्ट्स द कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेल्प्स द मिनॉरिटी चिल्ड्रन फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, किंडरगार्टन लर्निंग लैंग्वेजेस बोरोइंग, इसका भी हम देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे क्योंकि वो पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो ज़्यादा जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। ये जो किंडरगार्टन लर्निंग होती है ना, बेसिकली ये अर्ली एज एजुकेशन होती है, ठीक है, अर्ली स्टेज, यूजुअली एजेस 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। और इसके अंदर बेसिक कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, कलर, नंबर्स और लेटर्स के ऊपर फोकस करते हैं, ऑफन लर्न थ्रू द प्ले, सॉन्ग्स एंड स्टोरी टेलिंग एंड इंटरेक्शन। और इसके अलावा जो व्हाट इज लैंग्वेज बोरोइंग, ये क्या होती है? बोरोइंग का वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है उधार लेना। एक लैंग्वेज के कुछ अल्फाज आप दूसरी लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दें तो हम उसको बोलेंगे कि ये लैंग्वेज बोरोइंग है। इसकी एग्जांपल समझो, जैसे कि अब ग्लास इंग्लिश का लफ्ज़ है तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और स्कूल भी हमने इंग्लिश से ही बोरो किया है, और कैमरा, बस वगैरह, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये हमने इंग्लिश से बोरो किया और अब हम उर्दू में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर। एग्जाम्पल से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How the trans-languaging helps in the bilingualism? Trans-languaging helps in bilingualism by allowing the individuals to use their entire linguistic repertoire, flexibility, enhancing the communication, learning and understanding. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, मैंने इसको सर्च किया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है, ठीक है। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज व्हेन अ पर्सन यूजेस 2 or more लैंग्वेजेस टुगेदर, जैसे कि थिंक, स्पीक, अंडरस्टैंड और लर्न हो गया। एग्जाम्पल में जैसे एक स्टूडेंट है, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है बिफोर 8 o'clock, इसके अंदर उसने उर्दू भी यूज़ की, इंग्लिश भी यूज़ की, लेकिन जो मीनिंग था वो बिल्कुल क्लियर था, हमें समझ में आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है, ठीक है। ये तो अब आपको समझ आ गई। अब बाइलिंगुअलिज्म के अंदर कैसे हेल्प करती है, अब इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसकी, इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन, सपोर्ट्स लर्निंग, बिल्ड द कॉन्फिडेंस, कनेक्ट्स द नॉलेज एंड कल्चरल रिस्पेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोलैबोरेशन वैसे होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं ना, या फिर कोई भी इंस्टाग्राम पे आप किसी को फॉलो करें और आपको फॉलो बैक मिल जाए, तो हम इसको बोलते हैं कि कोलैबोरेशन इस चीज़ को बोलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इजीली हम स्विच कर सकें, लैंग्वेज को चेंज कर सकें। अल्फाज का मतलब मैंने समझा दिया, बाकी यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अब इक्विटी ऑफ टाइम डिफरेंट है, हम इसको देख लेते हैं ये क्या होती है। Equity of time means giving to everyone a fair chance and enough time to learn, understand and express themselves according to their individual needs, not equally for all. ठीक है, हर अलग अलग मतलब जिसको जितनी नीड्स है उसके मुताबिक हर किसी को स्पेसिफिक फेयर मतलब चांस भी देना चाहिए और उसको इनफ टाइम भी देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इक्विटी ऑफ टाइम। इसके जो की पॉइंट्स है ना, डिफरेंट लर्नर्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हर बंदा जल्दी नहीं सीख जाता, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो हर बंदे को उसके हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it matters in education, sports inclusive learning, और एजुकेशन के अंदर इसका बता रहे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। encourages the minority and bilingual students, reduces the pressure and promotes the confidence and helps every student to achieve the full potential. अच्छा, ये स्टैंडर्डाइजेशन टर्म हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ी थी, और ये मतलब कि इनहेरेंट नहीं होती। इनहेरेंट का मतलब ये कि ये खुद ब खुद मतलब कि इवॉल्व नहीं होती, इसके अंदर जो एवोल्यूशन होती है ना वो खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि ये मैन मेड है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि स्पेलिंग हो गया, ग्रामर्स हो गया और डिक्शनरीज हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट एन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज बट अ रिजल्ट ऑफ द डेलिब्रेट प्रोसेस, मतलब जानबूझकर ये इंसान इसको क्रिएट करता है जो स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन by the fixing and regulating the such features such as spelling and grammar of the language and dictionaries and the grammar books which are then used for the prescriptive teaching of the languages. अब नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज रिविटलाइजेशन क्या होती है। इसको हम जीपीटी से देखेंगे, ये ज़्यादा इजी वे में हमें समझाएगा।
देखो जो रिविटलाइजेशन होता है ना, इसका मतलब होता है डाइंग और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बैक इनटू द एक्टिव यूज। एक लैंग्वेज है जो कि तकरीबन खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है, उसको हम दोबारा से यूज करना शुरू कर दें, उसको एक्टिव कर दें, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिविटलाइजेशन होगी। ठीक है, जैसे कि अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं कि सेव्स द कल्चर एंड आइडेंटिटी। और मतलब हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ थी और वो ख़त्म होना शुरू हो गई है, तो उसको सेव करने के लिए, अपनी कल्चर और हिस्ट्री को बचाने के लिए हम उसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। गिव्स द प्राइड टू द मिनॉरिटी ग्रुप्स एंड प्रिजर्व्स द एंशिएंट नॉलेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, पिजन्स एंड क्रियोल्स। क्रियोल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है इस फाइल के अंदर, कोई आपने स्किप नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने से ही समझ लग जाएगी और कुछ ऐसे जो डिफरेंट है, तो उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जो पिजन्स है ना, इट्स अ सिंपल टेम्परेरी लैंग्वेज है क्रिएटेड व्हेन द पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस बैकग्राउंड्स नीड टू कम्युनिकेट। मतलब ये जो पिजन्स वाली टर्म है ना, ये आप ऐसे समझ लें कि ये जैसे बच्चा पैदा होता है तब नहीं सीखता, बल्कि जैसे आप कोई, आप देखिए ट्रेडरशिप जब करते हैं ताजिर लोग, तो मतलब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करके बस एक दूसरे को बात समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि पिजन्स। और ये टेम्परेरी होती है, ये ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। उसके अलावा जो क्रियोल्स होती है ना, ये फुली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है, कम्स फ्रॉम द पिजन्स, और ये पिजन से ही अराइज होती है। और now has a native speakers grow up speaking as its first language। मैं आपको ना यहाँ टेबल से समझाती हूँ कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो जो पिजन्स है ना, नो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इसके, और इसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं मतलब फ्रॉम बर्थ। और इसका जो यूज़ है ना, लिमिटेड कम्युनिकेशन, बहुत कम इसकी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और फुली डेली यूज इसका होता है क्रियोल का। ठीक है, और ये बहुत सिंपल होती है जो पिजन है, और ये मोर डेवलप्ड होती है, और ये टेम्प्रेरी होती है, और ये स्टेबल एंड लास्टिंग होती है। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है तो आप इस तरह टेबल फॉर्म में ना लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि शोज हाउ द लैंग्वेजेस इवॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस एंड reflects the history, colonization, trade and power dynamics, helps in the understand the multilingual societies and language development। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 फिनोमिना दैट काज चेंज इन द बाइलिंगुअलिज्म। एक तो है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज शिफ्ट है, लैंग्वेज एट्रिशन है, लैंग्वेज कन्वर्जेंस है, और इमरजेंस है। ठीक है, ये वाले पॉइंट हमें याद करने हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट टीचिंग, इमर्शन, बाइलिंगुअल एजुकेशन, और कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ट्रांसमिशन। बहुत इजी है बाकी क्वेश्चंस, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी सारे बैलेंस, बाइलिंगुअलिज्म, बैलेंस का भी हमने पढ़ा। बाइलिंगुअलिटी क्या है, मोनोलिंगुअलिटी क्या है, और रिस्पॉन्सिबल कोड एंड स्विचिंग क्या है। लैंग्वेज शिफ्ट हो गया, मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म, और ट्रांस लैंग्वेजिंग, पॉलिसी डायमेंशंस एंटरप्राइज। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप ना कमेंट बॉक्स के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे आके मैसेज कर देना मुझे, फिर मैं ये फाइल आपसे शेयर कर दूंगी। डायरेक्टली ये पीडीएफ में है तो इसका लिंक से शेयर नहीं होता, और मैंने एक बार किया तो वो क्लिकेबल नहीं था डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, इस वजह से। वैसे ये फाइल मैंने तो नहीं क्रिएट की कि मैं इसको संभाल के अपने पास रखूँ। ये फाइल पब्लिक है और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट हो रही है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तब आप इस तरीके से ग्रुप में आके ना मुझसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।